गुड मॉर्निंग साथियों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 11th मार्च के करंट अफेयर। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सुबह के सुविचार के बारे में। तो देखते हैं क्या है आपके लिए। अपने आप को चुनौती देने का प्रत्येक प्रयास अपने आप को जानने के लिए श्रेष्ठ प्रयास है। वाह, क्या बात कही गई है। अपने आप को चुनौती दीजिए, अपना टारगेट फिक्स करिए, समय फिक्स करिए और उस पर्टिकुलर समय में अपने टारगेट को करिए, अचीव करिए और देखिए कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आप क्या सुधार कर सकते हैं। इससे आपको अपने आप को जानने में मजबूती मिलेगी, अपने आप को आप अच्छे से जान पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को समझ लिया, उसके लिए कोई भी रास्ता, कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। वो किसी भी रास्ते पर चल सकता है, कोई भी मंजिल वो अचीव कर सकता है, पा सकता है। तो इसी सुविचार के साथ में हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 11th मार्च की। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड प्लम्बिंग दिवस के बारे में, यानी वर्ल्ड प्लम्बिंग डे के बारे में, जो हर साल 11 मार्च को मनाया जाता है। और सबसे पहले वर्ल्ड प्लम्बिंग काउंसिल ने 2010 में वर्ल्ड प्लम्बिंग डे की स्थापना करी थी। और आज के टाइम में दुनिया भर के 30 सदस्य देश इसमें शामिल हैं और 200 सदस्यों के साथ ये वर्ल्ड प्लम्बिंग काउंसिल काम करती है, जिसका लक्ष्य है कि प्लम्बिंग इंडस्ट्री के माध्यम से दुनिया के लिए सर्वोत्तम पॉसिबल प्लम्बिंग हासिल करना इस उद्देश्य से मनाया जाता है। और आपको बता दें कि प्लम्बिंग ही वो तरीका है जिसके माध्यम से हम ह्यूमंस जिस शहर में रह रहे हैं, कस्बे में रह रहे हैं, वहाँ की साफ सफाई बनी रहती है, साफ सुथरा रहता है। तो इस तरीके से प्लम्बिंग के माध्यम से जो स्वच्छता है उसके महत्व को उजागर करना भी इस दिन का महत्व बताता है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के बारे में, जो हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। स्पेशली जो अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस उन सभी महिला न्यायाधीशों को सम्मानित करता है जिन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व किया है। तो उन महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से ही ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस है वो हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की जो 2023 की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, वो क्या है? तो न्याय में महिलाएं, न्याय के लिए महिलाएं। अगर हम इसके पहले स्थापना के बारे में बात करें कि कब स्टार्ट किया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि दोहा में, दोहा क्या है? तो दोहा कतर की राजधानी है। तो वहां पर 24 और 25 फरवरी 2020 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से ही ये डिसाइड किया गया कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसके बाद से यूएनजीए ने 28 अप्रैल 2021 को प्रस्ताव रखा लागू, और जिसमें 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई थी। यानी 10 मार्च 2022 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश जो दिवस है वो मनाया गया था, है ना। और इसके बारे में जो प्रस्ताव रखा गया था वो 28 अप्रैल 2021 को रखा गया था यूएनजीए के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व किडनी दिवस के बारे में, जो हर साल मार्च का जो महीना होता है उसके दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार जो दूसरा गुरुवार था वो कब था? तो 9 मार्च को था। इसलिए 9 मार्च को ही विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। इस बार की जो 2023 की जो थीम है वो क्या है? तो सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, अप्रत्याशित के लिए तैयारी, कमजोर लोगों का समर्थन, इस विषय के साथ में मनाया गया है विश्व किडनी दिवस। अच्छा, ये जो दिन है वो किसके किसके द्वारा मनाया जाता है, कौन से फाउंडेशन है जो काम करते हैं इसके लिए, तो देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत है वो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन के द्वारा किया गया। और ये दोनों संयुक्त रूप से मिलकर इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो यूएस के न्यूयॉर्क में है। और इसके जो मुख्य कार्यकारी या इसके सीईओ कौन है? तो केविन लोंगिनो जी हैं। अब हम बात करेंगे, अच्छा, ये जो न्यूज है इसको हमने पहले भी कवर करा था कि नासा और इसरो दोनों मिलकर एक उपग्रह तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है निसार, ठीक है ना। और इसका कुछ पार्ट वहां पे अमेरिका में बन रहा है और अमेरिका से इसरो ये आएगा और इसके बाद से ही इसको भारत से ही लॉन्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से।
इसके बारे में हमने पहले की न्यूज़ में भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। तो देख लेते हैं अब नई खबर क्या है। तो नई खबर ये है कि अमेरिका से जो निसार है वो इसरो को मिल गया है ना? यानी अमेरिका से जो भी बनना था, ये जो उपग्रह बनना था वो तैयार होकर कहाँ पर आ गया है। अब इसमें जो भी संशोधन है वो करके 2024 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस उपग्रह को लॉन्च कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। और नासा क्या है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है ना? इन्होंने मिलकर निसार उपग्रह बनाया है। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है ना? इस नाम का उपग्रह बनाया है। और आपको बता दें कि अमेरिका की जो वायुसेना है उसने विमान C-17 के द्वारा बेंगलुरु में इस उपग्रह को उतारा है। और 2024 टारगेट है कि 2024 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और स्पेशली जो ये निसार उपग्रह बनाया गया है यानी LNS डुअल बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार, इसको जो बनाया गया है स्पेशली पृथ्वी की गतिशीलता को जानने के लिए, जो बर्फ की सतह है उसको जानने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं को समझने के लिए, कृषि योग्य भूमि के लिए, जो वनों की कटाई हो रही है उसके लिए। तो इन सब विषयों पर ये निसार उपग्रह काम करेगा। निसार उपग्रह से जो डेटा रिसीव होगा वैज्ञानिकों को, तो उस डेटा के माध्यम से कृषि निगरानी की जाएगी, प्रबंधन में सुधार किया जाएगा, तेल रिसाव, शहरीकरण और वनों की कटाई की निगरानी की जाएगी। और साथ में ही भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके प्रबंधन में, उनके मैनेजमेंट में भी सहायता मिलेगी। और इसके अलावा जो पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक खतरे जो पृथ्वी के सामने है, हम मानव के सामने है, और प्राकृतिक तंत्र में जो भी गड़बड़ी हो रही है उसको डेटा के माध्यम से जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से जो निसार उपग्रह है इसके उसके बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे पिघलता हुआ ग्लेशियर, समुद्र के स्तर में जो वृद्धि हो रही है, कार्बन भंडारण में जो परिवर्तन हो रहा है, इन सभी जानकारियों को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर निसार उपग्रह हमें जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट का पहला निजी तौर पर निर्मित स्वदेशी फ्यूज भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ है। यानी एक अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है कि भारतीय नौसेना ने पहला स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट प्राप्त किया है निजी कंपनी से। और इस रॉकेट का नाम क्या है? तो इस रॉकेट का नाम है RGB-60, यानी रॉकेट गाइडेड बम मॉडल 60 के ऊपर ये काम करता है। और स्पेशली पानी की सतह में पनडुब्बियों को मारने के लिए इस जो ये रॉकेट है इसका प्रयोग किया जाएगा। और पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित है ये, है ना? और इसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है? तो 300 मीटर से लेकर 5500 मीटर तक की इसकी जो मारक क्षमता है। और पहली बार ऐसा भारतीय नौसेना ने किया है कि स्वदेश में ही निर्मित पनडुब्बियों के लिए, यानी पनडुब्बी रोधी युद्ध में प्रयोग करने के लिए इस तरीके के यंत्र की खरीद करी गई है निजी कंपनियों से। इंडोनेशिया के बारे में बात कर रहे हैं हम। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, हम सबको पता है, लेकिन अब उसकी राजधानी को चेंज किया जा रहा है बोर्नियो में, यानी जो बोर्नियो द्वीप है वहां पर स्थानांतरित किया जा रहा है इंडोनेशिया की राजधानी को। और ऐसा कहा गया है इंडोनेशियाई गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके पीछे का जो वजह बताया गया है वो ये बताया गया है कि भीड़ भाड़ की वजह से, समुद्री जल में डूबने और भूकंप के खतरे और पर्यावरणीय मुद्दों के कारण जो राजधानी है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है बोर्नियो में। बोर्नियो में जब राजधानी जाएगी तो बोर्नियो पूरा एक द्वीप समूह है, और इसमें जो राजधानी स्थापित होगी वो नुसांतारा शहर की स्थापना की जाएगी राजधानी के लिए। ठीक है ना? और साथ में आपको बता दें कि जो जकार्ता है वहां पर 10 मिलियन लोग रहते हैं, और दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर बताया गया है भूवैज्ञानिकों के द्वारा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। और ये भी बोला गया है कि 2050 तक पूरी तरीके से जो जकार्ता है वो डूब जाएगा, है ना? और आप अगर जकार्ता की स्थिति को देखेंगे तो बिल्कुल समुद्री तटीय जगह पर स्थित है जकार्ता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशियाई गवर्नमेंट ने अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो में स्थानांतरित किया है। और ये बोला है कि जो शहर बसाया जाएगा उसका नाम क्या होगा? नुसांतारा शहर बसाया जाएगा।
और जिसमें 65% का जो एरिया है वो वनीकृत किया जाएगा। और इंडोनेशिया के स्वतंत्रता दिवस के साथ में अगले साल 17 अगस्त को शहर का उद्घाटन करने की उम्मीद भी बताई गई है। बोर्नियो द्वीप के बारे में अगर हम बात करें तो बोर्नियो ऐसा द्वीप है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। और इसमें जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की संख्या बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का घर भी कहा जाता है। जो बोर्नियो द्वीप है उसको 3 देशों में विभाजित किया गया है, यानी इसके जो पार्ट हैं वो 3 देशों के पास है। इंडोनेशिया के पास है, मलेशिया के पास है और ब्रुनोई के पास है। तो इंडोनेशिया अपने पार्ट में जो ब्रुनोई द्वीप का अपना वाला पार्ट है इंडोनेशिया का, उसमें अपनी राजधानी को बनाएगा। वो इंडोनेशिया के पास जो पार्ट है ब्रुनोई द्वीप का, उसका नाम क्या है तो काली मंतन। क्या नाम है? काली मंतन। तो यहाँ पर इस जगह पर इंडोनेशिया अपनी राजधानी को बनाएगा। ठीक है। और इस पूरे द्वीप का भौगोलिक क्षेत्र का जितना भी हिस्सा है, लगभग 73% का जो हिस्सा है वो इंडोनेशिया के पास है काली मंतन के रूप में, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ब्रुनोई को, काली मंता को देख सकते हैं। साथ में ही आप ये भी देख रहे हैं कि सुमांतारा भी है और मलेशिया भी है, जावा भी है और आपको देखने को मिल रहा है जकार्ता भी यहाँ पर। इंडोनेशिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का देश है और साथ में ही ये ओशिनियाई में स्थित है। और इसकी जो राजधानी है अभी के टाइम में जकार्ता है। मुद्रा यहाँ की इंडोनेशियाई रुपया है और यहाँ की भाषा क्या है तो भाषा इंडोनेशिया है। ठीक है। और साथ में यहाँ पे अंग्रेजी, डच, स्थानीय बोलियां भी बोली जाती हैं और मलय भी यहाँ पर बोली जाती है। अब हम बात करेंगे NPDRR के बारे में, यानी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच। इसका उद्घाटन किया गया है, इसके तीसरे सत्र का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जिसका मुख्य विषय क्या था तीसरे सत्र का, तो इसका विषय था बदलती जलवायु में स्थानीय लचीलापन का निर्माण करना। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी वितरित किए हैं विजेताओं को। और आपको बता दें कि हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि जब सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती थी उसके अवसर पर हमने ये पढ़ा था कि सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाएंगे और किनको दिए जाएंगे वो भी हमने बात करी थी। तो इस बार का 2023 का जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो किसको दिया गया है तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, और साथ में ही मिजोरम के जो लुंगलेई फायर स्टेशन है उसको दिया गया है। अगर हम NPDRR के बारे में बात करें तो स्पेशली ये एक ऐसा मंच है जो आपदा प्रबंधन के लिए, उसके सुझावों के लिए, कार्यान्वयन के लिए, नए विचारों के लिए एक मंच प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में, जिसके वित्त मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने 9 मार्च को 2023 और 24 के लिए अपना बजट पेश किया और इसका नाम रखा पंचामृत, यानी 5 प्रमुख लक्ष्यों को या विषयों को लेकर ये बजट पेश किया गया है। वो 5 विषय क्या है देख लेते हैं। तो सतत खेती, समृद्ध किसान, समावेशी विकास, बुनियादी ढांचा विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण के अनुकूल विकास। तो इन 5 विषयों को लेकर पंचामृत नाम से बजट पेश किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम बात करेंगे असम युद्ध के नायक रहे हैं लचित बोरफुकन, उनके बारे में। तो एक व्यक्ति के तौर पर उनके ऊपर अधिकतम निबंध लिखा गया और इस निबंध की संख्या क्या है तो 42 लाख निबंध लिखे गए हैं, जिस वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है और नाम दिया गया है हस्तलिखित नोटों का सबसे बड़ा ऑनलाइन फोटो एल्बम। साथ में आपको ये भी बता दें कि पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में इनकी जयंती जब मनाई गई थी, 400वीं जयंती, तो उस जयंती को मनाने के उपलक्ष्य में ही 25 से अधिक भाषाओं में निबंध मिले थे और इसको पोर्टल पर अपलोड किया गया था ऑनलाइन, जिसकी वजह से रिकॉर्ड बनाया गया है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उनको उनको जो है गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से जो स्वप्निल डांगरीकर है उनके द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था। अगर हम लचित बोरफुकन के बारे में बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो 24 नवंबर को
1622 को अहोम राजाओं की जो राजधानी रही है चराई देव, उसमें हुआ था। और इन्होंने 1671 में सराय घाट के युद्ध में अपनी सेना का प्रभावी नेतृत्व किया और मुगल सेना से असम को बचा लिया था। और 1669 को भी उत्तरी गुवाहाटी में दादरा के पास अलाबोई पहाड़ियों में अलाबोई की लड़ाई भी लड़ी थी, है ना। तो इस तरीके से असम युद्ध के नायक कहे जाते हैं लचित बोरफुकन। अब हम बात करेंगे न्यूयॉर्क कोर्ट के बारे में, जहां पर पहला भारतीय अमेरिकी जज नियुक्त हुआ है और उनका नाम क्या है, अरुण सुब्रमण्यन। न्यूयॉर्क का जो मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पर पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, कौन, अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यन। अब हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के आरोप में मलेशिया के जो पूर्व पीएम हैं, जिनका नाम है मुहिद्दीन यासीन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 मार्च को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और 2020 से 21 के बीच में जो 17 महीने का जो उनका कार्यकाल है, उसके बीच में इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, मनी लॉन्ड्रिंग की और उससे संबंधित जो कानून है उसको तोड़े हैं, जिस वजह से ही इनके ऊपर आरोप लगा है और इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही ये जो विपक्षी दल है बरसातु, उसके अध्यक्ष भी हैं। और ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पहले प्रधानमंत्री कौन थे मलेशिया के तो वो थे पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक। और मलेशिया के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी कुआलालंपुर है, मुद्रा मलेशियाई रिंगित है, राजभाषा यहाँ की मलय है और आधिकारिक धर्म यहाँ का इस्लाम है। नेक्स्ट बात करेंगे हम रामचंद्र पैडोल के बारे में, जो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो रामचंद्र पैडोल चुने गए हैं। और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये जगह लेंगे विद्या देवी भंडारी की। और रामचंद्र पैडोल को संसद में 214 सांसदों और 352 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा वोट मिला है। नेपाल जो है दक्षिण एशिया का एक देश है जिसकी स्थापना शाह वंश के द्वारा करी गई थी। राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है और वर्तमान में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है पुष्प कमल दहल। अब हम बात करेंगे बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक के बारे में, जो 19वीं नंबर की बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक है जिसकी अध्यक्षता थाईलैंड कर रहा है। तो इसमें भाग लिया है हमारे जो विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री हैं डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने बैंकॉक से। 9 मार्च को उन्होंने हिस्सा लिया और स्पेशली इस बैठक में जो बात करी गई है वो करा गया है मौसम और जलवायु के लिए। और विजन बनाया गया है 2030 को मंजूर। इसके अलावा बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को मंजूरी भी दी गई और 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लाया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। अगर हम बिम्स्टेक के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसके 5, इसमें कुल 7 सदस्य हैं, जिसमें 5 जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका हैं और साथ ही म्यांमार और थाईलैंड भी है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, स्पेशली आपसी व्यापार को, कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक, तकनीकी और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। और लगभग 14 क्षेत्रों में ये जो सम्मेलन है, ये जो बिम्स्टेक है वो काम करता है और इसका सचिवालय आपको बांग्लादेश के ढाका में मिलेगा। अब हम बात करेंगे पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह के बारे में, जिनकी पुस्तक मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी का विमोचन किया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा 9 मार्च को। और आपको बता दें कि कर्ण सिंह भारतीय राजनीतिज्ञ और दार्शनिक है और साथ में जम्मू कश्मीर रियासत के जो अंतिम शासक थे हरि सिंह और महारानी तारा देवी के पुत्र भी हैं। और ये जम्मू और कश्मीर के राजकुमार राज प्रतिनिधि भी थे 1952 में। और इनका एक और संग्रह है वन मैन्स वर्ल्ड, एक आदमी की दुनिया, और हिंदूवाद पर लिखे गए निबंधों को भी काफी ज्यादा सराहा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस लाइफ साइंसेज के बारे में, जिसने आईआईटी कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। और इसका जो काम है लाइसेंस के द्वारा वो विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक आंखों की बीमारियों का इलाज कराना है और एक तरीके से एक देशी उत्पाद के रूप में विकसित करेगा रिलायंस लाइफ साइंसेज। और आपको बता दें कि जो आईआईटी कानपुर है वहाँ का जो बायोलॉजिकल साइंसेज और बायो इंजीनियरिंग विभाग है उसके जयधरन गिरिधर राव और शुभम मौर्य, इन दोनों ने मिलकर जीव के जीन में बदलाव करके आनुवांशिक बीमारियों का इलाज करने के लिए पेटेंट तकनीक बनाई थी।
तो इसी तकनीक को खरीद लिया है रिलायंस लाइफ साइंसेज ने। अब जीन थेरेपी क्या होती है? तो जीन थेरेपी एक तरीके का एक ऐसा चिकित्सीय प्रणाली है जिसके माध्यम से जीन में परिवर्तन करके जीवित कोशिकाओं की जैविक विशेषताओं को बदल दिया जाता है, जिससे कि बीमारियों से, जो जेनेटिक बीमारियां हैं, उनसे बचा जा सके। स्पेशली व्यक्ति के डीएनए को बदलकर बीमारी के इलाज करने की एक मेथड है। भारत के ऊर्जा मंत्रालय ने हाई प्राइस डे अहेड मार्केट और सरप्लस पावर पोर्टल लॉन्च किया है। और ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया भारत के जो ऊर्जा मंत्री हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह, उनके द्वारा नई दिल्ली में 9 मार्च को, जिसका उद्देश्य है कि जब पीक टाइम चलता है तो उसमें बिजली की अधिक उपलब्धता हो सके, जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित किया जा सके, बिजली की कटौती न हो। इन सब बातों को लेकर ही यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाई प्राइस डे अहेड मार्केट और सरप्लस पावर पोर्टल के बारे में बात करें तो स्पेशली ये एक पोर्टल है जो विद्युत मंत्रालय और नियामक को की जो सरलता है उसके इजी वे में काम करने के तरीकों को दिखाता है। स्पेशली बिजली शेड्यूल तय करने में मदद करेगा, ये फिक्स चार्ज करने में मदद करेगा, और जिन डिस्कॉम को बिजली की जरूरत है वे सरप्लस बिजली की मांग करने में सक्षम होंगे। और साथ ही डिस्कॉम पोर्टल पर ब्लॉक समय, दिनों, महीनों में अपनी सरप्लस बिजली का हवाला भी दे सकेगी। यानी इजी वे में जो हमारा विद्युत मंत्रालय है और जो हमारा विद्युत नियामक बोर्ड है वो सही तरीके से इजी वे में काम कर सके, इसलिए इस पोर्टल को बनाया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में क्या हुआ है। तो भारत और अमेरिका ने 10 फरवरी को ही सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला नवाचार साझेदारी से संबंधित समझौता कर लिया था 10 फरवरी को ही। तो अभी देखते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में आगे क्या काम हो रहा है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव है जीना रायमोंडो, उन्होंने 7 से 10 मार्च के बीच में दिल्ली का दौरा किया। तो इस अवसर पर ही दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ जो सेमीकंडक्टर है उसके उसकी आपूर्ति श्रृंखला पर नवाचार साझेदारी पर बात करी है। और उद्देश्य क्या बताए गए हैं वो देख लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के वाणिज्यिक अवसरों और विकास को सुविधाजनक बनाना, पारस्परिक रूप से लाभकारी अनुसंधान और विकास करना, प्रतिभा और कौशल विकास की परिकल्पना को शामिल करना, मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के माध्यम से दोनों देशों की पूरक ताकत को का लाभ बनाना है। यानी किस तरीके से दोनों देश आपस में मिलकर सेमीकंडक्टर की जो आपूर्ति है, मैनेजमेंट है, विकास है और पारिस्थितिकी के साथ, जलवायु के साथ इसको लेकर किस तरीके से आगे बढ़े, इन विषयों पर बात करी गई है। अगर हम सेमीकंडक्टर चिप के बारे में बात करें तो स्पेशली ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे डिवाइसेस हैं उसमें एक तरीके से मस्तिष्क के रूप में काम करता है। ह्यूमन बॉडी में मस्तिष्क जैसा हमें आदेश देता है, हमारी बॉडी उसी तरीके से काम करती है। तो स्पेशली जो डिवाइसेस होते हैं उसमें सेमीकंडक्टर चिप जिस तरीके से काम कराता है उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइसेस हैं वो उसी तरीके से काम करते हैं। स्पेशली कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में चालकता का काम करता है, जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड जैसे पदार्थों से मिलकर, उनके यौगिकों से मिलकर बना होता है। स्पेशली ये डेटा स्टोरिंग, मेमोरी चिप्स, लॉजिक चिप्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी एक तरीके से प्रोग्राम रन कराया जाता है सेमीकंडक्टर चिप के माध्यम से। अब हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में, जहां पर होने वाला याओ शांग उत्सव स्टार्ट कर दिया गया है। एक तरीके का होली संस्करण से रिलेटेड ये उत्सव है, 5 दिनों तक चलता है और कभी कभी स्ट्रॉ हट के जलने से शुरू होता है। जो चंद्र कैलेंडर है उसके माध्यम से जो पूर्णिमा है उस पर हर साल ये त्योहार स्टार्ट किया जाता है, या तो फरवरी में पड़ता है या फिर मार्च में पड़ता है, ठीक है, चंद्र कैलेंडर के अनुसार। तो इस बार ये मार्च में पड़ रहा है और स्टार्ट कर दिया गया है, जिसका नाम है याओशांग उत्सव। अच्छा, इस अवसर पर मणिपुर में जो पारंपरिक नृत्य है थाबल चोंगबा उसको भी किया जाता है और साथ साथ में कई सारे खेल का भी आयोजन किया जाता है। अब हम बात करेंगे नई दिल्ली के बारे में, जहां पर 10 मार्च को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो 6 नंबर का दीक्षांत समारोह है उसकी स्टार्टिंग कर दी गई है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अच्छा, अगर हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में इसको भारत में
दूसरे नंबर पर रखा गया है, यानी भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें दूसरे नंबर का विश्वविद्यालय है ये। इसकी स्थापना 1969 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुई थी और ये भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो नई दिल्ली का जो दक्षिणी भाग है वहां पर ये स्थित है और लगभग 1020 एकड़ में बना हुआ विश्वविद्यालय है ये, जहां पर स्पेशली आर्ट्स के विषय होते हैं, मानविकी, समाज विज्ञान, विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, भाषा अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषयों पर शिक्षा दी जाती है और शोध कार्य कराया जाता है। अब हम बात करेंगे एमएसएमई के बारे में। हमारे जो केंद्रीय एमएसएमई मंत्री हैं वो कौन है, तो श्री नारायण राणे हैं। श्री नारायण राणे के द्वारा जो स्कीम चल रही है एमएसएमई चैंपियंस, उसी के तहत एमएसएमई प्रतिस्पर्धी स्कीम लाई गई है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी एमएसएमई चल रही हैं उनके बीच में जागरूकता का सृजन करना और उनको चैंपियन बनने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके जो भी विकास के जो भी स्तर डिसाइड किए गए हैं उनको अर्जित करने में हेल्प करना और एक तरीके से अभियान के रूप में चलाने की बात कही गई है इस स्कीम को, यानी एमएसएमई प्रतिस्पर्धी स्कीम को। अच्छा, अगर मैं इस एमएसएमई प्रतिस्पर्धी स्कीम के बारे में बात करूं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सहायता करेगी, स्पेशली 90% का योगदान देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और साथ में ही ऐसे लोग जो महिला हैं, एससी हैं, एसटी हैं, के स्वामित्व में कोई कंपनी है जो चल रही है, एमएसएमई चल रही है, या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित जो क्लस्टर हैं उनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 5% अतिरिक्त योगदान देगी। यानी कुल मिला के इन लोगों के लिए या इन व्यक्तियों के स्वामित्व में जो एमएसएमई काम करेंगी उनके लिए 95% का योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो इस स्कीम को इसलिए लॉन्च किया गया है हमारे जो केंद्रीय एमएसएमई मंत्री हैं श्री नारायण राणे के द्वारा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अच्छे होंगे। मेरी कोशिश रहती है कि वो सारे क्वेश्चंस की डिटेलिंग करूं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। आप देखेंगे कि एक स्लाइड में सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता है, उस क्वेश्चन के जितने भी आंसर्स आपको दिख रहे होंगे हर एक लाइन में आपको एक नई बात सीखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो, मेरी जो बातें हैं वो समझ में आ रही हो, मेरा पढ़ाया गया समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आपका स्टडी ग्रुप है तो वहां तक पहुंचाइए ताकि सबको इस चैनल के माध्यम से हेल्प मिल सके। मैं फिर से कल मिलूंगी इसी चैनल पर वाईफाई स्टडी विद नंदिनी पर आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो। टेक केयर एंड बाय बाय।